अस्सलाम वालेकुम अवाम, आवाज आ रही है आप लोगों को? इब्तिदा करें। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? चले सर, इब्तिदा करते हैं आज की क्लास की। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे, सब जो है एंजॉय कर रहे होंगे फन लाइफ को। सबकी तकरीबन इंशाल्लाह शुरू हो भी चुकी होगी, नहीं भी हुई होगी तो भी शुरू हो जाए। और याद रखें, ये वो पीरियड है, मैं आपको एक छोटी सी बात कहूंगा, इसके बाद शुरू करूंगा। फर्म की लाइफ का वो पीरियड है, मैं हल्फियन कह रहा हूँ। आज अगर कोई फर्गूसन की बुराई करता है या अगर किसी भी फर्म की बुराई करता है, मेरा दिल दुखता है, स्पेशली फर्गूसन की। क्यों सर? हमने भी हालांकि 3 साढ़े 3 साल में दबा के गालियां दी हैं वहां पे लोगों को, और प्रोफेशनल झूठे बने, सब कुछ बने, लेकिन मैं कहता हूँ 3.5 साल में फर्म आपको इतना कुछ सिखा देगी तो शायद इंडस्ट्री में बैठे रहने ना एक बच्चे को 10-12 साल में भी ना सीख पाए। तो इंडस्ट्री में बैठा अगर एक एसीसी जाएगा, वो शायद 10-12 साल में नहीं सीख सकता। हम वाकई में क्लाइंट में जब जाते थे ना, या मैंने क्वालिफाई किया और मैं क्वालिफाई होने के बाद में मैं देखा हूँ 20 साल से लोग बैठे हुए थे और जीते लोग, ऐसा नहीं क्वालिफाइड लोग एसीसी ये हो, लेकिन आपको जो 3.5 साल में फर्म ने सिखा दिया, आपको शुक्र अदा करते थे कि अल्लाह ने हमें 3.5 साल में इतना कुछ सिखवा दिया। तो आपकी फर्म के साथ लॉयल्टी स्टेप, आपको सच बता दूं, क्वालिफाई होने के बाद आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो फर्ग्यूसन को गालियां दें, जो ईवाई को गाली दें। क्यों सर? अभी आप लोग गालियां देंगे, आप बोलेंगे बेकार जगह है, मनहूस जगह है, कोई भी आपकी फकोदा बोलेंगे बेकार जगह है, लीड शीटिंग है, फलाना, लेकिन अल्टीमेटली आप लोग इंशाल्लाह, मैं हमेशा कहता हूँ फर्म जो होती है ना, वो प्रोफेशनल माँ होती है। हम 3.5 साल जो अपने आप को रगड़ते हैं, उसकी बेसिस पे अल्लाह उसको जरिया बनाता है आगे की पूरी जिंदगी में हमारे रोजे रिस्क। हम कहीं भी आज जाते ना, तो जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है ना, वो आता है उस 3.5 साल की बेसिस पे है। तो घबराना नहीं, जिंदगी में मुश्किल हालात आएंगे, फम में तुम्हें लगेगा कि मेरी बस हो गई है, लेकिन यकीन मानो वो दिमाग मेंटली जो एस्टेब्लिश होगा ना, यकीन मानो। और ये सर, ये 3.5 साल, और तुम्हें इस 3.5 साल की याद बहुत ज्यादा आएगी जब गुजर जाएंगे। तो मैं वो लेट सिटिंग के दौरान के पीरियड की तकलीफ, वो आपको याद आएगा कि यार फलाना सीनियर पट्टू था जिंदगी में, आप कुछ सोचे कि इसके जैसा नहीं बनना, मैं जब जॉब इंचार्ज बनूंगा ऐसा नहीं। जब आपको फिर आएगा यार फलाने सीनियर ने बहुत हेल्प की थी। और एक और चीज देखो, फर्म में अपने एक्सेल जितना चीता अच्छा कर सकते हो कर। मतलब मुझे याद है, आज मैं किसी को ना 2 मिनट में इम्प्रेस कर सकता हूँ अपनी एक्सेल स्किल से। उसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मेरा सीनियर था, उसने एक काम ये किया, पहला पहला क्लाइंट था, उसने देखा मैं माउस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, जॉब इंचार्ज, अल्लाह उसको खुश रखे, आज पता नहीं होगा, मुझे नहीं पता, बात सलाम हुआ है, लेकिन काफी से लंच में जब बातचीत की, वो आया डेस्कटॉप पीसी तक लैंड का था, आपको लैपटॉप का जमा। उसने बोला मैं बेटा माउस हटा रहा हूँ। उसने माउस बोला मैं तेरे बराबर में बैठा हूँ, अब तू माउस यूज नहीं करेगा, तुझे जो भी काम करना है। तो सर उसकी वजह से यकीन मानो ऐसा है कि मैं आज भी विदाउट माउस पूरा सिस्टम ऑपरेट, मुझे कोई माउस की जरूरत नहीं है। हाँ, अब थोड़ा सा इंडस्ट्री में गए, सुकून की आदत हो गई, तो अब शायद माउस चाहिए होता है, अब शायद एक्सेल के शॉर्टकट्स उस तरह के याद नहीं है। वरना सर उस जमाने में हम जब जाते थे ना, तो लोग जब हमारा एक्सेल पे काम होता हुआ देखते थे ना, बोलते थे क्या कर रहे हैं। हालांकि मैंने एक भी कोर्स वोर्स नहीं किया, इसी फर्म ने, मैं नहीं, मुझ जैसे हजारों लोग, आप लोग भी इंशाल्लाह ऐसे बन जाएंगे। तो फर्म प्रोफेशनल माँ होती है, लेकिन सर उसके साथ पढ़ाई भी जरूरी है। लेकिन याद रखना, मैं हमेशा कहता हूँ शुरू के 6 महीने फर्म में अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ। 6 महीने नाम बन गया तो अगले 3 साल अयाशी मारोगे फर्म में। तुम्हें कोई क्लासों के लिए नहीं रोकेगा, तुम्हें कोई छुट्टियां मनाने से नहीं रोकेगा, सबको पता होगा ये बच्चा गया, बच्ची काम कर देगी। चले मेरा बच्चा, इब्तिदा करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास की इब्तिदा करते हुए हम सबसे पहले हमेशा की तरह ईपीएस रिवाइज करेंगे, और आज की क्लास में कोशिश करेंगे कॉन्सेप्चुअली इंशाल्लाह ये ईपीएस खत्म होगा, फिर इसकी प्रैक्टिस बहुत सारी है। क्या क्या चीजों की प्रैक्टिस करेंगे हम सर? पास पेपर्स, आईएएस की एग्जांपल जब हम बड़े हो गए, और मैंने कहा था इंशाल्लाह आईएएस से भी कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे। आज की क्लास में मुश्किल हम आईएएस पे पहुंच पाए, लेकिन अगली क्लास में भी सर, आज की क्लास में जो चीजें रहती हैं उनको खत्म करेंगे कॉन्सेप्चुअली। इसके बाद हम क्या करेंगे सर? उसके बाद हम जो है एक अच्छा सा सवाल करेंगे आपका दिमाग क्लियर कराने के लिए। फिर हम जो है डिस्कशन करेंगे कि अगली, क्योंकि सर हमें क्लैशेस मैनेजमेंट करनी है, किस हिसाब से क्या चीजें हो। मैं शायद अगले 2 हफ्ते तक 2-2 3-3 क्लासें लूँ, उसके बाद में 4 क्लासें, क्योंकि सर हमारा टारगेट है हमें इंशाल्लाह सितंबर तक
चीजों को खत्म करना है, तो जाहिर सी बात है कि इंशाल्लाह जो इस तरीके से हम लेके चलेंगे। चले सर इब्तिदा करते हैं। ईपीएस सिर्फ लिस्टेड कंपनीज और कंपनीज अबाउट टू बी लिस्ट। फिर हमने कहा सर ईपीएस लिस्टेड कंपनीज और कंपनीज अबाउट टू बी लिस्ट निकाल दिए। फिर हमने कहा कि सर न्यूमरेटर में दो बातें बेसिक में, प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू एनसीआई माइनस करना होता है, प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल का डिविडेंड माइनस करना होता है। फिर हमने कहा प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल दो तरह के, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। सर जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड हमेशा माइनस करना है। नॉन क्यूमुलेटिव तब माइनस करोगे जब सवाल में लिखा हुआ हो कि डिक्लेयर हुआ है। सर फिर हमने कहा डिनोमिनेटर में कितनी शरारतें थी? 5। पहली शरारत क्या थी? शेयर इशूड ड्यूरिंग द पीरियड। उसमें हमने कहा साल के मिड से जितना होगा उस प्रोपोर्शन से लेंगे। बोनस इशू, फ्री फोकट के इशू। तीसरा कौन सा था? राइट इशू। राइट इशू में भी बोनस का एलिमेंट शामिल था, उसको इनकॉर्पोरेट करना। चौथा कौन सा था? शेयर स्प्लिट। पांचवा शेयर कंसोलिडेशन। सर याद रखना पिछले साल की जो ईपीएस रीस्टेट करते हैं वो सिर्फ 4 केसेस में करते हैं, दिमाग में बिठा लो, सिर्फ 4 केसेस में ईपीएस रीस्टेट होती है, बोनस, राइट, स्प्लिट और कंसोलिडेशन। सही है सर। और हमने कहा एरर, एरर के केस में तो लाजमी होती है, एरर के अलावा हमने कहा वरना सिर्फ 4 केसेस हैं, बाकी नहीं होती। सर फिर हम आए थे डाइल्यूटेड ईपीएस पे। हमने कहा डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होती है? शेयर होल्डर को फ्यूचर की पिक्चर दिखाओ, लेकिन पिक्चर अच्छी नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बुरी होनी चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। शेयर होल्डर को आज ही डरा के रखो। तो हमने कहा हमारे पास पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होते हैं, कितनी तरह के? 3 तरह के। प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल, सही है। फिर हमने कहा कन्वर्टेबल शेयर ऑफ लोन वगैरह। और तीसरा हमने क्या कहा? कि हमने कहा सर तीसरा हमारे पास होता है वारंट्स। सही है सर। पोटेंशियल शेयर्स इररिडीमेबल, उसका इंपैक्ट क्या आएगा डाइल्यूटेड निकालते वक्त? हमने कहा न्यूमरेटर के ऊपर इंपैक्ट आएगा कि उनका जो डिविडेंड हम माइनस करते थे बेसिक में वो माइनस नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में उनके थोड़ा शेयर करेंगे। कन्वर्टेबल लोन का क्या इंपैक्ट आएगा? सर कन्वर्टेबल लोन का इंपैक्ट आएगा कि उनका जो इंटरेस्ट था उसको हम नेट ऑफ, उसके इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे सर? नेट ऑफ टैक्स सेविंग के ऐड करवा देंगे डाइल्यूटेड के उसमें, न्यूमरेटर के अंदर, और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स। तीसरी सर चीज क्या थी? ऑप्शंस और वारंट्स। अगर ऑप्शंस और वारंट्स एक्सरसाइजेबल होंगे, जिनका हमें फायदा हो रहा होगा, जो मार्केट प्राइस से कम में हम इशू कर रहे होंगे, हमने कहा उसको हम, न्यूमरेटर में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में हम देखेंगे जो फ्री शेयर्स हैं, फ्री शेयर्स को हम ऐड करवा देंगे। सर हमने ये भी देखा था कि जब साल के दौरान कोई कन्वर्टेबल शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे, तो जिस दिन वो कन्वर्ट होंगे उस दिन से उनका इंपैक्ट बेसिक में आएगा, लेकिन डाइल्यूटेड में जितना पीरियड वो अनकन्वर्टेड लगे उनका हमें इंपैक्ट लेना होगा। सर फिर हमने टेस्टिंग ऑफ रैंकिंग भी की थी कि हमें देखना हो डाइल्यूटेड कब होगी, एंटी डाइल्यूटेड कब होगी, वो भी हमने देखा था। सर फिर हम आए थे कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स के ऊपर। उसी टाइम पे हमने कहा था सर क्लास हमारी खत्म हो गई थी अनफॉर्चुनेटली, तो सर वो कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स के अंदर हमने पढ़ा था सर कंडीशंस की बेस पे जो है आपको शेयर इशू करने होते हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन हमने सिर्फ देखी थी अब तक, उसका था कि कंडीशन बेस्ड ऑन अर्निंग्स या इंटरनल टारगेट्स वगैरह, जिसमें हमने कहा था प्रोडक्शन आउटपुट्स वगैरह और अर्निंग्स की बेस पे। उस पे हमने कहा था जब तक क्यूमुलेटिव टारगेट अचीव नहीं हो जाता, क्यूमुलेटिव टारगेट मतलब क्या है? रिकॉल करेंगे क्विकली, हमने कहा हमें कहा गया था 3 सालों की अर्निंग होनी चाहिए, कितनी? 20 एवरेज। तो हम उसमें क्यूमुलेटिव निकालते हैं, 20 अर्निंग्स के लिए हमें टोटल अर्निंग्स कितनी चाहिए होंगी 3 सालों की? 60। अब हमने कहा कंपनी की पहले साल 60 हो गई, तो हमने कहा 60 डिवाइड बाय 30 3 करेंगे तो 20 आंसर आएगा। पहले साल डाइल्यूट में इंपैक्ट ले, पहले साल 60 नहीं हुई, दूसरे साल में 2 सालों की मिला के 60 हो गई, तो आप इसका इंपैक्ट ले लेंगे। और तीसरे साल में अगर आपने कहा दूसरे साल में 60 अर्निंग हो गई थी, पहले साल में 40 आई, आपने कहा पहले साल में हमने डाइल्यूट में इंपैक्ट ले लिया, दूसरे साल में आपने कह दिया 20 आई, टोटल 60 हो गई, आपने इंपैक्ट ले लिया। तीसरे साल में हमने ये भी पढ़ा था अगर लॉस आ जाएगा 57 की अर्निंग हो जाएगी, तो तीसरे साल में हम इसका इंपैक्ट नहीं लेंगे। लेकिन हमने कहा था पिछले साल की ईयर 2 के डाइल्यूटेड ईपीएस को भी हम रीस्टेट नहीं करेंगे। रीस्टेटमेंट याद रखना, राइट, बोनस, स्प्लिट और कंसोलिडेशन। और एक और हमने कहा एरर के केस में। चले सर अब हम आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा, अब हम बढ़ रहे हैं आगे। उम्मीद करता हूं आप सब होंगे हमारे साथ। और हम आएंगे सर एक चार्ट हम बना रहे थे, और उस चार्ट को मैंने कहा था आप लोग आधा बना के छोड़ देंगे, हम सवाल पे बढ़े थे। सर हमने कहा था एक कंडीशन होती है कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स होते हैं, कंपनी ने डिफरेंट कंडीशंस यूजुअली एम्प्लॉयज के साथ गेम करती है कि भाई तुम अर्निंग जितनी आने का मैं इतने शेयर दे देंगे। एक जो मेजर कंडीशन होती है सर वो होती है मार्केट वैल्यू।
देखो याद रखो, लिस्टेड कंपनी के लिए मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम लोग अभी जो जो लिस्टेड के ऑडिट पे, कितने लोग अभी लिस्टेड के ऑडिट पे किया? तुम लोग लिस्टेड के कौन से में? ऑडिक्स। तो सर अगर लिस्टेड के, अगर आप ईयर एंड पे ना याद रखें, तो सर लिस्टेड के ईयर एंड पे ईपीएस तुम लोगों को सबसे पहले पता चलेगी मार्केट से पहले, सही है सर, ऑडिट टीम को। तो तुम लोग चाहो तो उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन याद रखो अगर इनसाइडर ट्रेडिंग की खबर पहुंची फर्म तक भैया, तो तुम्हारी शामत है, सही है सर। क्योंकि सर ईपीएस पिछले साल से तुम्हें पता है ज्यादा आ रही है, रिजल्ट ज्यादा आ रही है, तो कम से कम वो एक आध कैप तो लगवा देती है, सही है सर, शेयर प्राइस पे। तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन करिएगा नहीं सर। इनसाइडर ट्रेडिंग एक वैसे ही हमारे मुल्क में क्राइम है कि आपको एक चीज पता थी और आपने उसका नाजायज फायदा उठा लिया, सही है सर। चले सर, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम आएंगे सर, हमारा जो चार्ट चल रहा था जिसमें हमने लिखा था कंटिंजेंटली इशुएबल शेयर्स, उसमें हमने पढ़ लिया था कंडीशंस रिलेटेड टू अर्निंग्स, कंडीशंस रिलेटेड टू अर्निंग्स या इंटरनल टारगेट, जिसमें मैंने आपको एक सवाल भी कराया था प्रोडक्शन टारगेट का, जो हमारे लेक्चर नंबर 8 में है ना सर। नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब से, नहीं देखा तो अर्निंग्स या इंटरनल टारगेट्स एक्सेट्रा। अब हमने कहा सर ये जो अगला पॉइंट है ये है कंडीशंस, तीन तरह के इसमें केसेस हैं। कंडीशंस रिलेटेड टू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। याद रखें सर, लिस्टेड कंपनी के लिए जो मार्केट प्राइस होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसकी मार्केट प्राइस बता रही होती है कि इन्वेस्टर का भरोसा कितना है। अब यहाँ पर दो तरह की चीजें हो सकती हैं केसेस, इसके अंदर दो तरह की केसेस है। कंडीशन रिलेटेड टू टारगेट प्राइस at the end of contingency period। ये क्या होती है अभी समझाऊंगा। और दूसरी होती है कंडीशंस रिलेटेड टू एवरेज मार्केट प्राइस ओवर कंटिंजेंसी पीरियड। सर दोनों में फर्क क्या है ये भी बता दें, और ट्रीटमेंट भी सब पढ़ेंगे मेरा बच्चा। सर ये दो केसेस होते हैं कंडीशंस रिलेटेड टू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स के, हमने कहा दो केसेस होते हैं। पहला केस होता है कंडीशन रिलेटेड टू टारगेट प्राइस एट द एंड ऑफ कंटिंजेंसी पीरियड, और कंडीशन रिलेटेड टू ओवर एवरेज मार्केट प्राइस ओवर कंटिंजेंसी पीरियड। सर क्या है सुनिएगा भाई, कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज को कहा कि एम्प्लॉय भैया हम तुम्हें शेयर इशू करेंगे, हम तुम्हें शेयर इशू करेंगे। अच्छा वो शेयर किस बेसिस पे इशू करेंगे? उन्होंने कहा भाई अगर, हमने कहा 3 साल बाद तुम्हें शेयर इशू कर देंगे अगर उस टाइम पे मार्केट प्राइस लेस, सपोज यूनिलीवर ने कहा अपने प्राइस को, अगर उस टाइम पे हमारे शेयर्स की मार्केट प्राइस चल रही होगी 15,000 रुपए, तो हम 3 साल के बाद आपको शेयर इशू कर देंगे। कंडीशन क्या रखी है? 3 साल बाद मार्केट प्राइस कब होनी चाहिए? 15,000, तो तुम्हें शेयर इशू हो जाएंगे। आईएएस कहता है भैया तुम पहले साल के एंड पे आए, तुमने देखा आज 15,000 हो गई, आपने कहा यार आज ही 15,000 हो गई, तो बोला भाई आज डायल्यूट ईपीएस की वर्किंग में इसको कंसीडर कर। ये होता है टारगेट प्राइस। कंपनी एवरेज की बात नहीं करती, कंपनी कहती है 3 साल बाद प्राइस कितनी होनी चाहिए? 15,000, 10,000, जो भी एक टारगेट प्राइस है। अगर सर ये वाला केस होगा
कंडीशन रिलेटेड टू टारगेट प्राइस एट द एंड ऑफ कंटिजेंसी पीरियड, तो हमने कहा इसके केस में करेक्ट है इफ at the end of reporting period, if at the end of reporting period target price, TP's target price has reached, take impact in denominator for diluted EPS। सर इसने कहा अगर कंडीशन रिलेटिंग टू टारगेट प्राइस एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, तो इसने कहा कि अगर एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड पे अगर आपको लग रहा है कि टारगेट प्राइस रीच हो चुकी है तो उसका इंपैक्ट ले लोगे डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए डिनोमिनेटर में। सर याद रखिएगा जो कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स हैं उनका इंपैक्ट बेसिक पे तो आएगा नहीं, डाइल्यूटेड पे ही आएगा कि ये फ्यूचर में इशू हो सकते हैं, तो हमें फ्यूचर की पिक्चर आज दिखानी है शेयर होल्डर को कि भैया कल कल को ये भी क्या हो जाएंगे, ऑर्डिनरी शेयर्स हो जाएंगे। और सर ज्यादातर शेयर्स प्राइस का टारगेट ये होता है कि टारगेट प्राइस कंपनी शेयर कर दी, आपकी एक कंपनी आज प्राइस 12 रुपए है, आप एम्प्लॉइज को चाहते हैं कि एम्प्लॉइज अच्छे से काम करें, आप उनको सपना देते हैं, आप कहते हैं बेटा अगर 12 रुपए आज प्राइस है और अगर 3 साल के बाद प्राइस अगर 112 रुपए हो गई तो तुम लोगों को 5-5 हजार शेयर्स। अब आप एम्प्लॉइज को सपने दे रहे हैं कि मेहनत कर, तो मेहनत करेगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो प्राइस। सिंपल अल्फाज में, लेकिन सर आगे जाके आप लोग इंशाल्लाह बीएफडी में पढ़ेंगे कि प्राइस इन चीजों से तो बढ़ती है लेकिन इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। चले सर अब आए इसके ऊपर एक सवाल अगर हम कर लेंगे ना तो हम इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। चलिए सर एक सवाल करेंगे हम इसके ऊपर, और दूसरा वाला ये आप खाली छोड़ेंगे टेबल के नीचे, उसको हम आते हैं और हम सवाल के बाद पढ़ेंगे ताकि एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से फ्री हो, फिर हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आएंगे। सर थिंग्स आर सिंपल, वी मेक देम डिफिकल्ट। यार हैंडआउट नंबर 2 की हार्ड कॉपी नीचे ताहिर से मिल जाएगी, ताहिर से आप लोग चाहें तो हैंडआउट नंबर 2 की हार्ड, वैसे मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते नहीं उससे अगले हफ्ते एक बुक लॉन्च कर दूंगा इंशाल्लाह, उसके अंदर सारे हैंडआउट्स होंगे, सब कुछ होगा, एक ही बुक होगी। चले मेरा बच्चा क्वेश्चन नंबर 40 आ रहा है हमारे पास पेज नंबर 6 पे। Company M has 12 million ordinary shares in issue. At 31 December year 2, there have been no new shares or bonds for several years. Company M acquired a new business during year 1. हमने कहा as part of purchase agreement, Company M will issue a further 1 million shares to the vendor जिससे बिजनेस खरीदा था, सब्सिडी का पुराना मालिक। सही है सर। On 30 June year 3, if the share price was 500 at that date, share price was rupees 600 on 31 December year 2, earnings for the year to 31 December year 2 कितनी थी भाई, 1 रुपीज 100 मिलियन। अब मेरा बच्चा बड़े गौर से सुन लेना, सवाल क्या है, उसने कहा भाई हमने जिससे ईयर 1 में खरीदी थी कंपनी, उसको हमने कहा अगर तीसरे साल के एंड में शेयर प्राइस 500 हुई तो हम तुझे 1 मिलियन शेयर और देंगे। और सर दूसरे साल के एंड पे हमें पता चल गया कि जो है शेयर प्राइस कितनी चल रही थी, 600। इसका मतलब है दूसरे साल के एंड पे टारगेट प्राइस का अचीव हो गया ना सर। अब हमें दूसरे साल की क्या निकालनी है सर, ईपीएस निकालनी है। सवाल अगर आप सबने पढ़ लिया हो तो सर सवाल को सॉल्व करवाने के लिए हम इतना पोर्शन घटा देंगे। टैबलेट पे पढ़ाने का सर सुकून ये होता है कि आप बोर्ड जितना बड़ा चाहे कर
सकते हैं। चले सर, हमने कहा पास कौन कराएगा हमें ईपीएस में, जल्दी। बेसिक ईपीएस सर, यकीन माने पास कराएगा हमें बेसिक ईपीएस। और मैं आपको सच बता दूं, एफएफआर का पेपर पास होने के लिहाज से सिर्फ दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे कौन सा है? टैक्स का पेपर निकलता है। और फिर हमने कहा दूसरे नंबर पे कौन निकल जाता है? एफएफआर। चलिए सर, हम आते हैं बेसिक। भाई इसके रिजल्ट में और यकीन मानो एफआर के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है ज्यादा आईकेएफ के लेवल पे। सही है सर। हमने कहा बेसिक ईपीएस पे आते हैं। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल सिंपल, वेटेड एवरेज शेयर्स सिंपल है ना सर, और ईपीएस आ जाएगी। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल कितना है भाई, जल्दी बता दो। सवाल में गिवन है ना सर, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल 100 मिलियन। सर 100 मिलियन का था, वेटेड एवरेज शेयर्स कितने थे? उसने हमें बता दिया था सवाल के शुरू में ही कि भाई 12 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू थे। तो हमने कह दिया कि भाई टोटल ईपीएस कितनी आ गई? 100 डिवाइडेड बाय 8.33। ठीक है सर, ये हमने कह दिया कि सर 8.33 हो गई। अब सुनना सर, ये तो हो गई बेसिक ईपीएस, बेसिक की आपने वर्किंग कर ली। अब सर हमने इसको कहा था कि भैया देखो हम ईयर 2 पे खड़े हैं, ईयर 2 की बेसिक ईपीएस आ गई 8.33। फिर हमने कहा था भाई अगर ईयर 2 के एंड पे, मतलब ईयर 3 के एंड पे शेयर प्राइस 500 हो गई तो हम तुझे नए शेयर्स कितने इशू करेंगे? 1 मिलियन। और सर उसका रूल क्या कहता है? उसका रूल हमें कहता है कि आपने रिपोर्टिंग पीरियड, जो भी आपका रिपोर्टिंग उसमें देखो टारगेट प्राइस, तो टारगेट पहुंच चुका है, आपने कहा रीच हो चुका है, आपने कहा टारगेट प्राइस इज रीच, सही है, टेक इंपैक्ट इन डिनोमिनेटर। तो आपने कहा सर ईयर 2 में, या ईयर 2 में करेंगे, ईयर 3 आया नहीं, लेकिन ईयर 2 में आपको चेक करना है कि अगर टारगेट अचीव हो चुका है प्राइस का, तो आप इसका इंपैक्ट अभी से क्या ले लें, डाइल्यूटेड ईपीएस की वर्किंग में ले लें। तो आपने कह दिया कंटिंजेंट शेयर्स कितने थे? कंटिंजेंट शेयर्स थे 1 मिलियन। तो इसकी वजह से अर्निंग्स में तो कोई इंपैक्ट नहीं आया। आपने कह दिया 100, यहां पर आपने लिख दिया डाइल्यूटेड ईपीएस। 100 का प्रॉफिट रहा, शेयर्स कितने हो गए? 13 मिलियन। तो 100 मिलियन डिवाइडेड बाय 13 मिलियन कितना हो गया? तो हमने कहा सर ये हो गई डाइल्यूटेड ईपीएस। हेडिंग में लिख लेते हैं बेसिक एंड डाइल्यूटेड। सर क्या ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा सवाल पेपर में, सिर्फ सर कॉन्सेप्ट है। पेपर में क्या होगा, अभी आज की क्लास में मैं एक सवाल का थोड़ा सा इशारा दूंगा, पेपर में उस किस्म का सवाल आना शुरू होगा। सही है सर, ये सब सिंगल इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है, याद रखें सर। एफएफआर में जो है ना पूरे आईएएस जो है ना उनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। हम आईएएस भी पढ़ेंगे। कितने लोगों के पास एफआर2 के आईएएस पढ़े हुए? एफआर2 में ये थे किसी ने आईएएस यूनिफॉर्म वालों के पास होंगे। चले सर, अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, मैं आप लोगों के साथ सॉफ्ट कॉपी शेयर करूंगा आईएएस की। आप लोगों ने बुक खरीदी लेकिन अभी नहीं खरीदिएगा। आईके तकरीबन हर साल अल्टरनेटिव ईयर में आईएफआरएस की बुक निकालते हैं, सही। तो अभी जो ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास भी चले वो 2016 वाली, उसके बाद बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया। बट आप लोग कोशिश ये कीजिए 2016 वाली, 18 वाली आई थिंक लास्ट आई है। अब 5 बुकें हो गई है, वो कितनी हो चुकी है? 5 बुकें। और वो 2400-2600 का सेट है, जो कि आप लोग आईके से 3200 का आप लोगों को सस्ता मिलता है शायद, नहीं स्टूडेंट्स को सस्ता मिलता है, मेंबर को जो भी है सर, आपको सेट वो आप लोगों को सस्ता मिलेगा, हमें महंगा मिलता है, सही है। तो आप जब वो सेट लेंगे, लेकिन वो आप लेंगे सम ईयर जब आईके से आप पूछिएगा कि आईएफआरएस नए वाले आ गए, तो अगर कहीं ना कि हाँ नए वाले आ गए हैं 2021 वाले, तब आपने पिक करनी है। उससे पहले हम सॉफ्ट कॉपी से काम चलाएंगे। तो सर क्या ये सबको क्लियर हो गया? अगर कंडीशन रिलेटेड टू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर होगी, तो अगर इसमें पहला केस होगा टारगेट प्राइस गिवन होगी, तो आपने देखना है कंटीजेंसी पीरियड के एंड पे वो टारगेट प्राइस जो होनी चाहिए थी वो आपके रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे है, अगर हाँ है तो डाइल्यूटेड ईपीएस की अर्निंग्स में ले लो। ठीक है सर, आर वी क्लियर? तो लिख दो भाई सीसी।
उसमें टारगेट अर्निंग्स की क्यूमुलेटिव टोटल, यहाँ पे प्राइस है, अफेक्टिवली बात वही है, लेकिन हमने कहा ना कि सर प्राइस और अर्निंग दो चीजों का फर्क है। चले सर अब आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा, अब सबकी तवज्जो बोर्ड पे, सबकी तवज्जो बोर्ड पे। और सर इस पे आते हैं, ये केस थोड़ा सा अलग है लेकिन है मतलब कोई इतना वो भी नहीं। कंडीशंस रिलेटेड टू एवरेज मार्केट प्राइस ओवर कंटिजेंसी पीरियड, ये रेयर होता है बट कंपनी ये भी कर सकती है। कंपनी ने कहा कि यार एवरेज प्राइस हमें चाहिए कि ओवर द पीरियड एवरेज मार्केट प्राइस कितनी होनी चाहिए। अब सपोज करें कंपनी ने कहा था एम्प्लॉय को तुझे 3 सालों में शेयर इशू करेंगे 3 इयर्स में, लेकिन अगर 3 सालों में एवरेज मार्केट प्राइस हमारी हुई स्टॉक मार्केट में 25 रुपए, कितनी हुई 25 रुपए एवरेज मार्केट प्राइस। एवरेज का फॉर्मूला सिंपल है, क्लोजिंग प्राइस ईयर 1 क्लोजिंग प्राइस ईयर 2 क्लोजिंग डिवाइड बाय 3 कर दें। अब हमने कहा ईयर 1 पे जब आपने देखा, अब आप ईयर 1 पे, ईयर 1 पे प्राइस थी 22 रुपए, कंपनी का टारगेट क्या था 25 होनी चाहिए एवरेज। ईयर 1 के एंड पे आपके शेयर की एवरेज प्राइस आपने निकाली, वो आपके यहाँ कितनी बन रही है 22 रुपए। सही है सर, कभी 18 गया कभी 24 गया, लेकिन आपने कहा एवरेज बना 22। आपने कहा सर मैं आया ईयर 2 पे, ईयर 2 पे एवरेज प्राइस कितनी थी 28। अब आपने दोनों सालों की जब एवरेज ली तो वो कितनी होगी 25। सही है सर। अब आईएएस यही कहता है, पहले सुनो क्या कहता है आईएएस ने कहा रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे देखो कि एवरेज वाला टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अगर एवरेज वाला टारगेट रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे पूरा हो गया तो तुम क्या करोगे, इसका इंपैक्ट भी डाइल्यूटेड ईपीएस की वर्किंग में ले लोगे, वरना अब हमने कहा जब हम ईयर 1 पे आए, ईयर 1 पे कितना हो गया था सर 22 की प्राइस थी, तो क्या हम इसका इंपैक्ट लेते डाइल्यूटेड की वर्किंग में? नो सर। ईयर 2 पे लेंगे, यस सर, एवरेज प्राइस कितनी हो गई 50। अब सुनना, ये मैं इसको डॉक्यूमेंट कराऊंगा बट उससे पहले एक चीज, अर्निंग्स वाला केस जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसमें और इसमें डिफरेंट है। क्या फर्क था? अर्निंग्स के केस में हमने क्या कहा था, हमने अर्निंग्स के केस में ये कहा था, सबने गौर से सुनना है मेरा बच्चा, इंपॉर्टेंट चीज है भाई, आपका एवरेज अर्निंग्स होनी चाहिए थी 20। सही है, कितनी होनी चाहिए थी? वहां पर हमने कहा था हम क्यूमुलेटिव फिगर को देखते हैं। क्या मतलब, वहां पे हम कहते हैं 20 अगर 3 सालों की दी तो टोटल कितना होना चाहिए 60। वहां पे हम एवरेज को नहीं देखते। अगर हमने कहा वहां पर 3 सालों में उसने कहा था 20 की अर्निंग हो एवरेज, सही है, तो हमने कहा टोटल इसका मतलब है कितनी होनी चाहिए 60। तो हमने कहा था कि सर सुनिएगा, वहां पर हमने जो एग्जांपल में बात की थी, हमने कहा था अगर पहले साल तुम्हारी अर्निंग 25 थी, दूसरे साल तुम्हारी अर्निंग 25 थी, तो टोटल 50 हुआ, एवरेज तो अभी भी 25 आ रही थी, लेकिन वहां पर हम शेयर इशू नहीं करते क्योंकि हमने कहा वहां पे क्यूमुलेटिव टारगेट को देखना है, यहाँ पर क्यूमुलेटिव टारगेट को नहीं देखना। यहाँ पर उसने कहा एवरेज पूरी हो जाए तो अब आपने इशू कर देना है। सर अर्निंग्स के केस में याद रखना क्यूमुलेटिव टारगेट की तरफ जाते हैं, मार्केट प्राइस के केस में किसकी तरफ जाते हैं एवरेज की तरफ। तो सर यहाँ पर पहले साल में 22 है, दूसरे में 28 है, एवरेज हमने कहा कितनी हो गई 25। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, शेयर इशू डाइल्यूटेड की वर्किंग में शेयर का इंपैक्ट ले लेंगे। तो पिछले अर्निंग्स के केस में और ये वाले केस में मार्केट प्राइस के शेयर में ये फर्क है, वहां पर आप कहते हो जब तक क्यूमुलेटिव टारगेट पूरा नहीं हो जाता मैं शेयर इशू का इंपैक्ट नहीं दूंगा। यहाँ पर जब जैसे ही एवरेज का टारगेट पूरा होगा आप इशू इंपैक्ट ले लेंगे। कंडीशंस रिलेटेड टू एवरेज मार्केट प्राइस ओवर कंटिजेंसी पीरियड लिख लें, इफ एट द एंड ऑफ reporting period, if at the end of reporting period average price target has been achieved, take impact in diluted EPS।
आवाज सही आ रही है बच्चों? एक आदमी कह रहा सर माइक उतार दें, आवाज बहुत कम और कट कट के आ रही है, ऐसा है क्या? है? शुरू में हो रहा था, ठीक है सर। पिछली क्लास से विस्तृत थी कि नमाज के बाद इंटरनेट का इंतकाल हो गया था, कभी कभी ऐसा हो जाता है। सर टेंशन ना लें, इंशाल्लाह, मैंने कहा ना। सर एक आदमी कह रहा है EY वाले बैकडेट नहीं कर रहे, बड़ा क्लास के बाद बात करते। हो नहीं सकता कि EY बैकडेट ना करे, बिग ब्रांड। मेरी फर्म छोटी है इतनी, मतलब 50 शुरू की 50 में भी कराची में नहीं आती, अलग है QCR बी कैटेगरी। मैंने आज एक इंटरव्यू लिया, मैंने आईके में ज़रा बात की और मैंने कहा कि भैया मुझे अगर रजिस्टर करवाना हो बच्चे को, तो आईके ने कहा कि फलाने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करा के दिसंबर तक हमें पहुंचा दो बच्चे के डॉक्यूमेंट्स, दिसंबर एंड तक पहुंचा दो बच्चे के डॉक्यूमेंट्स, तब अगली जुमेरात तक पहुंचा दो। सही है? और तो हम 1 दिसंबर से उसकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, परमिशन भी यही कर रहे हैं कि 1 दिसंबर से तो हो जाना। हाँ, अगर वैसे छोटी फर्म्स की एक दिमाग होता है, अगर इनको भी रजिस्टर ना करो, 6 महीने काम करेगा, कम पैसों में काम करेगा, क्योंकि आपको स्टाइपेंड भी शायद उतनी ना दें, कुछ 2-4 हज़ार कम ही देंगे, और बोला 6 महीने ज़्यादा रहेगा हमारे पास, है ना सर? तो फर्ग्यूसन ने इसको इस दफ़ा भी अगर नहीं दिया, बोलेगा बीवाई अगली दफ़ा भी नहीं देगा। ये सोचते हैं कि मैं बताऊँ, लेकिन बीवाई मुझे नहीं करेगी, छोटी फर्म जरूर करती है। रियाज अहमद ने भी बहुत सारे बच्चों के साथ ये किया, सही है? लेट्स सी सर। आए सर, आगे आकर अब मेरा बच्चा सुनिएगा भाई, अगर आईकेएफ नहीं मान रहा तो आईकेएफ याद रखिएगा। अब सर वो एक फॉर्म की थोड़ी सुनेगा, आईकेएफ फर्ग्यूसन के बच्चों को करना, ईवाई के बच्चों को नहीं करना बैकडेटेड, फर्ग्यूसन के बच्चों की भी इसी मंथ ज्वाइनिंग हुई है ना भाई, तो ऐसा नहीं होता है सर। मेरा मानना है कि अगर नहीं होगी तो फिर किसी की भी नहीं होगी, नहीं तो सिर्फ सबकी होगी। सही है सर? चले सर, तब हमने कहा सर इसके ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। इसकी एग्जांपल हैंडआउट में नहीं है, लेकिन सर एक छोटी सी एग्जांपल बना लेते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। A Limited has earnings of rupees 100 million in year 2 and weighted average shares of are 10 million. In year 1, A Limited agreed with its employees to issue 5 million shares in year 6 if average market price in next 5 years will be rupees 50. Following are market prices at the end of year 1, 45, year 2, 60. Required compute
बेसिक एंड diluted EPS. A Limited has earnings of rupees 100 million in year 2 and weighted average shares are 10 million. In year 1, A Limited agreed with its employees to issue 5 million shares. The average market price in next 5 years will be rupees 50. Following are market prices at the end of year 1 and year 2. Year 1 के end में 45 थी, year 2 के end में कितने थी सर? 60. रिक्वायर्ड में कह रहा है कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। मेरा चंदा सवाल आपके सामने है, जल्दी से सॉल्व करें। ईयर 2 की ईपीएस आपने निकालनी है, बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस ऑफ ईयर 2। बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस निकालें, हो गई। हमने कहा ईयर 2 प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल वेटेड एवरेज शेयर्स, और हमने कहा सर ईपीएस। बेसिक पे आए कितना सर? 100 मिलियन, वेटेड एवरेज शेयर्स कितने थे? 10, ईपीएस कितनी आ गई? 10। ईयर 2 में आपने कहा सर एवरेज का टारगेट क्या अचीव हो गया? यस सर हो गया। कैसे? इन दोनों को प्लस किया, 105 डिवाइडेड बाय 2 कितनी हो गई? तो हमने कहा जब ईयर 2 के एंड पे हमें पता है कि यार टारगेट क्या हो जाएगा, अचीव हो गया ईयर 2 पे, तो हमने कहा भाई इसको अज्यूम करोगे कंटिजेंसी पीरियड के एंड पे भी अचीव हो जाएगा। डाइल्यूटेड का इम्पैक्ट ले लो। हमने कहा कंटिजेंट शेयर्स को आप क्या कर लेंगे? इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। कितने से? 5 मिलियन। तो आपने कह दिया ये रहा 100 मिलियन, ये रहा 15 मिलियन। तो हमने कहा ईपीएस कितनी हो गई भैया? 6.67। सर शेयर प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट बेसिक का आता है, डाइल्यूटेड का एक सवाल ये आता है बेसिक का। सर नॉर्मल आदमी डाइल्यूटेड को देखता भी नहीं है। डाइल्यूटेड हम अकाउंटेंट्स देखते हैं, आईएएस कहता है कि फ्यूचर में तो नॉर्मल आदमी कहता है बेसिक ईपीएस। और सर प्रैक्टिकली मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में 80% कंपनीज में 80% कंपनीज के अंदर बेसिक ईपीएस ही होती है, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स, नॉर्मल कंपनीज ना ऑप्शंस देती हैं। ऑप्शंस तो पाकिस्तान में शादो नादरी कोई कंपनी देती है। सही है सर। यूनिलीवर ने एक दफा ऑप्शन दिए थे, होता है यूनिलीवर ने हमें किस चीज के ऑप्शन दिए थे प्रैक्टिकल? यूनिलीवर ने कहा था हमारी पेरेंट कंपनी यूनिलीवर पीएलसी यूके वाली, उसके शेयर खरीदे। सही है, वो एक ऑप्शन मिला था हमें। उसके अलावा वो भी कंडीशंस पे था, वो हमने पूरी नहीं की, मतलब हाँ इतने टाइम रुकोगे हम रुकेंगे। सर फिर हमने कहा पोटेंशियल प्रेफरेंस शेयर्स पाकिस्तान में इतना कल्चर नहीं इशू करने का, और कन्वर्टेबल लोन भी नहीं होता है। तो पाकिस्तान में हाँ, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में ये चीजें बहुत है, बैंक्स वगैरह के अंदर। दूसरा हमने कहा कि सर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के अंदर, बड़ी ग्रुप्स के अंदर, छोटी मोटी कंपनीज के अंदर ये काम नहीं होता। सर क्या हम यहां तक क्लियर है मेरा बच्चा? चले सर, अब हमने कहा आखिरी केस है कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स का, और वो शेयर्स है, वो केस बड़ा सिंपल है, इतना सिंपल है सर, वो है अदर कोई भी आप कंडीशन लगा। देखो एक कंडीशन होती है अर्निंग्स की बेस पे या इंटरनल टारगेट, एक होता है मार्केट प्राइस। तीसरी कंडीशन होती है, पाकिस्तान में तो बहुत अनकॉमन है बट होती है, वो ये होती है कि यार आप अपने शेयर होल्डर्स को, शेयर होगा आप अपने जो है वेंडर्स को, यूजुअली कंपनी करती है, एक वेंडर है जिसने कहा कि हमें आपका, आप एक यूनिलीवर है, आपने कहा कि हम सोचते हैं कि हम अभी रिटेल बिजनेस में आएंगे। किसमें आएंगे? रिटेल बिजनेस में। अब आपने एक वेंडर से कांटेक्ट किया कि भाई आप हमें 5 रिटेल शॉप्स खोल दो इम्तियाज टाइप की। उसने कहा सही है। आपने उसको टारगेट दिया, देखो भाई उसने कहा 2 साल के अंदर, वैसे हम तुम्हें पैसे तो देंगे ही देंगे, तुमने 2 साल के अंदर ये 5 रिटेल शॉप्स खोल दी तो हम तुम्हें 1 मिलियन शेयर्स और देंगे। तो सर
उसकी ट्रीटमेंट भी ऐसे ही है कि आपने ईयर एंड पे रिपोर्टिंग डेट पे देखना है कि टारगेट अचीव हो गया है, या अगर टारगेट अचीव हो गया है तो शेयर्स बेशक आप 2 साल के बाद देंगे, लेकिन उसको बेसिक ईपीएस की अर्निंग्स में आज ही देंगे। सही है सर। तो हमने कहा क्विकली, चलिए सर इस पे एक काम ये करते हैं, जल्दी से नमाज का एक ब्रेक लेंगे, इसको डॉक्यूमेंट करेंगे और फिर हम जो है इसको डॉक्यूमेंट करने के बाद एक अच्छे से सवालात की तरफ आ जाएंगे। अब सर जो सवालात हैं उनकी क्वालिटी इंशाल्लाह अलग होगी, जिसको हम थोड़ा सा सोच समझ के शायद आपको करना पड़े, प्रैक्टिस होगी और फिर हम बढ़ जाएंगे आगे सर। तो चले सर नमाज का ब्रेक ले रहे हैं हम 15 मिनट का, और 15 मिनट के ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। बाहर पूछे ना, लड़के बैठे हुए हैं, इनसे पूछो, डिस्पेंसर वगैरह सब नीचे लगे हुए तो फैकल्टी रूम में। चलो बच्चों, वी आर बैक। सर जो थर्ड कंडीशन थी, जो थर्ड एरो था हमारा, उसको आपने अब जो है अपने पास नोट करना है। पहले एरो में आपने लिखा था कंडीशंस रिलेटेड टू अर्निंग एक्सेट्रा, दूसरे में आपने लिखा कंडीशंस रिलेटेड टू मार्केट प्राइस, तीसरे एरो में आप लिखेंगे, वो जो तीसरा एरो था हमारा चार्ट का, उसमें आप लिखेंगे अदर कंडीशंस। इफ टारगेट is achieved at the end of reporting period, then take impact on diluted EPS for the period। चले सर एग्जाम्पल, मेरा बच्चा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एग्जाम्पल, गौर से सुनिएगा। एग्जाम्पल फिर से रिपीट की जा रही है। क्या एग्जाम्पल थी सर, सुन लिए भाई। एग्जाम्पल ये थी मेरा चंदा कि मैंने कहा यूनिलीवर ने एक कॉन्ट्रैक्टर से कहा कि भाई तुम हमें 2 सालों में 5 रिटेल स्टोर्स पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों में कर दो। कौन कौन से 5 शहर? हमने कहा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और 5वां उसके साथ नाम दे भाई, कोयटा। हमने कहा सर कोयटा, इन 5 बड़े शहरों में आप हमें रिटेल स्टोर्स खोल दो। तो आपको पैसे तो देंगे ही देंगे खोलने के, एक थर्ड पार्टी वेंडर को कहा, लेकिन हम आपको जो है 1 मिलियन अपने शेयर्स भी इशू कर देंगे। 2 सालों का टारगेट था कि आपको 2 सालों में ये काम करना था। वेंडर बहुत ज्यादा स्मार्ट था, उसने पहले साल के एंड में ही 5 स्टोर ओपन करवा दिए। आपने उसको टारगेट दिया था 2 साल का, उसने पहले साल में आपके 5 स्टोर तैयार करवा दिए। अगर उसने पहले साल के एंड में ही 5 स्टोर तैयार करवा दिए, शेयर्स आप उसको वादे के हिसाब से दूसरे साल में दोगे, दूसरे साल की खत्म होने के बाद, मतलब तीसरे साल में, लेकिन आप इसको पहले साल की डाइल्यूटेड ईपीएस की वर्किंग में ले लोगे। अगर पहले साल वो 5 स्टोर्स नहीं खोल सकता, 2 स्टोर खोलता, तो आप पहले साल की
डाइल्यूटेड ईपीएस की वर्किंग में भी नहीं लेते। तो सर याद रखना 3 तरह की कंडीशंस जिनके ऊपर कंटिजेंटली शेयर इशू हो सकते हैं। अर्निंग्स बेस्ड, उसमें आपको देखना है कि जो क्यूमुलेटिव फिगर थी अर्निंग्स की वो अचीव हुई या नहीं हुई। मार्केट प्राइस के 2 केसेस, अगर टारगेट प्राइस का केस है तो देखना रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे टारगेट प्राइस अचीव हो गई, जैसे हमने एग्जांपल भी की कि 500 की प्राइस थी 600 अचीव हो गई, कर दो। अगर मार्केट प्राइस एवरेज का केस है तो देखो रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे एवरेज अचीव हो गई, कर दो। कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स अदर कंडीशंस की बेस पे देखो कि क्या जो टारगेट था वो रिपोर्टिंग पीरियड पे अचीव हुआ हो गया तो कर दो, वरना नहीं करो। क्या यहां तक हम क्लियर है? तो भाई लिख दो सीसी। चले सर लिख दे सीसी। चलो मेरा बच्चा गुड। अब हम आगे आते हैं और सर अब आप समझे हम सवालात की से कुछ ही देर की दूरी पर हैं और हम इंशाल्लाह सवालात की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन सर उससे पहले अब तक जो हमने किया उस सबको अपने पास समराइज करें, फिर एक सवाल पे आएंगे और उस सवाल में मैं आपके साथ पढ़ूंगा, सिर्फ पढ़ूंगा और आपको सिर्फ एक हिंट दूंगा उस सवाल की। वो सवाल फिर आप लोगों ने मेरा बच्चा खुद करना। चले सर, हमने कहा क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 39 है हैंड आउट के अंदर। नमाज ब्रेक के बाद हमने डॉक्यूमेंट किया उसामा एहसानी अदर कंडीशंस वाली चीज जो बोर्ड पे आपको नजर आ रही है, अदर कंडीशंस वाली चीज थी यूनिलीवर की जो एग्जांपल थी 5 डेल आउट वाली, उसको बस डेवलप। क्वेश्चन नंबर 39 है मेरा बच्चा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relates to company L for the साल ended 31 दिसंबर ईयर 5। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू कितने थे? 5 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 39। रिपोर्टेड अर्निंग्स इन द ईयर ₹15 मिलियन। एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर कितनी थी? 80। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स ऑप्शंस हमने कहा थे हमारे पास 6 लाख ऑप्शंस विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹60 था, ठीक है, मतलब 6 लाख शेयर ऑप्शंस थे कि एक ऑप्शन के बदले एक शेयर। 4% कन्वर्टेबल बॉन्ड थे, ₹5 मिलियन ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इन ईयर 10 into ordinary shares at the rate of 40 new shares for every 100 of bonds। 1,07% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। सिर्फ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, सवाल है रिडीमेबल होंगे या इररिडीमेबल? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल या इररिडीमेबल है सर? ये सर याद रखें कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है रिडीमेबल, इनकी नेचर लोन वाली है। कन्वर्टेबल का मतलब ये होता है कि एक टाइम के बाद हम जो है ऑप्शन दे रहे होते हैं कि भाई या तो पैसे ले लो या तो शेयर्स ले लेना, लेकिन इनकी यूजुअली नेचर होती है जैसे लोन होता है ना, इसको इररिडीमेबल में वो लिखेगा प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल या फिर प्रेफरेंस शेयर्स लिखेगा, सही है सर? तो अपने पास कहीं नोट करें, अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिखा है तो उसको तुम्हें रिडीमेबल कंसीडर करना है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीमेबल कंसीडर करना है मेरा बच्चा। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल। लेकिन सर अब आपको बताए टैक्स वाले जो भैया होते हैं ना, टैक्स वाले वो बहुत मासूम होते हैं, आप लोग पढ़ भी चुके हो ना सर। कहाँ पढ़ा है आपने टैक्स वालों की मासूमियत के बारे में? FAR 2 में। वो लीज को नहीं मानते, उनको नहीं मानते, सही है। तो टैक्स वाले भैया कहते हैं बेटा शेयर्स हमारी नजर में शेयर्स हो। टैक्स वाले भैया क्या कहते हैं? शेयर्स हमारी नजर में शेयर्स होते हैं, चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे प्रेफरेंस हो। क्या मतलब? इसका मतलब ये है वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर भी इंटरेस्ट को अलाउएबल एक्सपेंस। टैक्स वाले रिडीमेबल शेयर्स के ऊपर भी इंटरेस्ट को अलाउएबल एक्सपेंस। सर इसका लर्निंग आउटकम तो हम लिखेंगे, लेकिन अभी आप सवाल करने से पहले 2 बातें सुन लें। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब रिडीमेबल, और टैक्स
टैक्स वाले कहते हैं बेटा शेयर्स होते हैं, और शेयर्स के ऊपर सूद नहीं दिया जाता, डिविडेंड ही दिया जाता है। मासूम लोग हैं, फेस वैल्यू पे चीजों को लेते हैं। तो उन्होंने कहा भाई जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसको हम तुम्हारा इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं मानते, टैक्स वाले नहीं मानते। सर इसका हमारे सवाल पे क्या इम्पैक्ट होगा? सर जो हम न्यूमरेटर के अंदर डेरिवेटिव में नेट ऑफ टैक्स लेते थे ना इंटरेस्ट का, वो नहीं सही है सर, वो ग्रॉस वैल्यू आएगी। चले मेरा बच्चा, अब अपना दिमाग आप सबने चलाना है, फिर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 की बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस आप लोगों ने कंप्यूट करनी है, और इसको कंप्यूट करने के लिए आपके पास 10 मिनट है। 10 मिनट है, बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस आप लोगों ने मेरा बच्चा कंप्यूट करनी है। इस सवाल पूरे 10 मिनट है आपके पास। बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस अब सर सारे बड़े सवाल हैं इसके बाद। चले सर जल्दी मेरा बच्चा, जल्दी, बहुत जल्दी। खुद से करना है, गलती से नहीं डरना है, ना पहली है और ना ही आखिरी होगी, लेकिन 10 मिनट काफी है। प्रैक्टिस कर करके सर हम इंशाल्लाह चीजों को इतने अच्छे से कर लेंगे कि आपको कोई मसला ही नहीं होगा। सर याद रखें वो वर्किंग्स वगैरह, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है। थिंग्स आर सिंपल, वी मेक देम डिफिकल्ट मेरा चंदा। 10 मिनट है, उनमें से 2 मिनट गुजर चुके हैं। बेसिक तो फौरन आ जानी चाहिए, और पास भी कौन कराएगी? बेसिक।
चलिए सर, 5 पेपर्स हमारा इंतजार भी कर रहे हैं। चले सर, डन और डन एंड डस्टेड। क्वेश्चन नंबर 39। आया भाई किसी का आंसर? तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं है? देखिए, हथियार के बगैर कैसे क्लास में आ जाते हैं सर हम? तो सर खैर मोबाइलों में कैलकुलेटर है। आई किसी की डायल्यूटेड ईपीएस मेरा बच्चा? सर वो टेस्टिंग फॉर डाइल्यूशन वाली वर्किंग होगी, बिल्कुल होगी सर। नहीं, एक से ज्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स होंगे, तो यहाँ पे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स एक से ज्यादा है। ऑप्शंस तो सबसे ज्यादा मोस्ट डायल्यूटिव है, बाकी दो भी तो है, बॉन्ड जोड़कर एक से ज्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हो। और देखा जाए तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स भी तो एक तरह का लोन है भाई। चले सर, समय समाप्त करें। क्यों ले रहे हैं इतना टाइम आप लोग? सीरियस सर, या तो रिवाइज नहीं होगी ना, मैं ऑप्शंस भूल तो नहीं गए? हम हथियार नहीं है सर। वो रैंकिंग वाला पार्ट बड़ा सिंपल है सर, इंडिविजुअल बेसिस पे आपको निकालना। कितनी आ गई डाइल्यूटेड? 2.85।
चले सर, सवाल पे आ रहा हूं मैं मेरा बच्चा। किसी की आई भाई जल्दी बताओ, जो क्लास में हजरात बैठे हुए सर उन्होंने तो आंसर फिर भी बता दिया। आप हजरात मेरा चंदा किसी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू कंपनी एल फॉर द साल एंडेड 31 दिसंबर ईयर 5, नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू और ऑर्डिनरी रिपोर्टेड अर्निंग्स हमने बता दिया, और हमें बता गया एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ऑप्शंस थे 6 लाख विद एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 60, 4% convertible bond थे rupees 5 million, each bond is convertible in year 10 into ordinary shares at the rate of 40 new shares for every rupees 100 of bonds, 40। ठीक है जी, नए शेयर मिलेंगे हर 100 रुपए के ऊपर। लाख 1,07% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर से हमारे पास। ठीक है जी, और हमने कहा ईच शेयर इज कन्वर्टेबल इन ईयर 9 इनटू ऑर्डिनरी shares at the rate of 1 ordinary share for every 20 preference shares। एक ऑर्डिनरी शेयर मिलेगा हर 20, मतलब कितने नए प्रेफरेंस शेयर जाएंगे? 20,000, है ना सर। फॉर हर हमने कह दिया हर 20 के ऊपर 5 के ऊपर 5, तो हमने कहा 1 लाख डिवाइडेड बाय हम कर देंगे 20 के ऊपर, तो हमने कहा ये हो जाएंगे। और टैक्स रेट का 30% कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। चले भाई, किसी ने निकाली? कितनी आ रही है बेसिक? तो बहुत सिंपल है, कितनी आ रही है भाई बेसिक? 3 और डाइल्यूटेड 2.85। भाई 3 और 2.85, किसी का 2.85 के अलावा कोई आंसर है? चलिए सर, अब आंसर का तरीका देखें, मेरा बच्चा आंसर का तरीका। उम्मत एक पेज पे नहीं है, इख्तिलाफ उम्मत है। चले मेरा बच्चा, सबकी तवज्जो बोर्ड पे, सबने बोर्ड की तरफ देखना है, और आपने जो है सर इसका आंसर देखें। आंसर का एक तरीका, सबसे पहले तो बेसिक ईपीएस को निकाल कर करोगे साइड में। आपने कहा सर फॉर्मेट आप देख लें, जब हम 5 पेपर्स के सवाल आप करेंगे तो हमारा फॉर्मेट यही होगा, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल, वेटेड एवरेज शेयर्स और ईपीएस। अगर इनकी वर्किंग होगी तो हम अलग से कर रहे होंगे। तो हमने कहा बेसिक पे आए, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल कितना था भाई? 15 मिलियन। वेटेड एवरेज शेयर्स कितने थे? 5 मिलियन। सर ईपीएस 3। ठीक है सर, अब हम मजीद आगे बढ़े। हमने कहा सर डाइल्यूटेड की वर्किंग के लिए हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी, टेस्टिंग ऑफ डाइल्यूशन। उसका फॉर्मेट किसी को याद है? हमने कहा लोन, या आपने कह दिया पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स, क्योंकि उस सवाल में खाली जो हमने पहले सवाल में किया था लोन था, यहाँ पे हम पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर की टाइप बता देंगे कौन सा। इम्पैक्ट ऑन न्यूमरेटर, इम्पैक्ट ऑन डिनोमिनेटर, ईपीएस और आइसोलेशन में हमें कहा गया कि आप इनकी निकालें अर्निंग्स। आइसोलेशन में हमने कहा ठीक है भैया, आइसोलेशन में निकालेंगे। सबसे पहले हमने कहा हमें पता है ऑप्शन, है ना सर, क्योंकि ऑप्शंस का न्यूमरेटर पे इम्पैक्ट होगा नहीं सर। ऑप्शंस में हमें क्या कंप्यूट करना होता है कि फ्री फोकट में कितने शेयर मिले। सही है सर, तो हमने कहा भाई फ्री फोकट में कितने शेयर मिले ऑप्शंस के केस में। हाँ सर, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना कि नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन माइनस नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स माइनस नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय। तो हमने कहा सर ये फॉर्मूले के तहत अगर हम देखें तो कितने ऑप्शंस थे? 6 लाख माइनस 6 लाख इनटू 60 डिवाइडेड बाय कितना आ गया भाई? 1.5 लाख। हमने कहा सर 1.5 लाख। तो हमने कहा सर इनकी जो न्यूमरेटर में तो कुछ है नहीं,
डिनोमिनेटर में इम्पैक्ट है, इनकी ईपीएस का तो कोई इम्पैक्ट सवाल आएगा ही नहीं, इसकी तो रैंकिंग 1 हो जाएगी। ऑप्शंस आर ऑलवेज मोस्ट डाइल्यूटिव, क्योंकि न्यूमरेटर में इम्पैक्ट है नहीं भैया, डिनोमिनेटर में है। हम आए सर दूसरा बॉन्ड्स पे आए। अब बॉन्ड्स का इम्पैक्ट आपने निकालना है सर। आए बॉन्ड्स के केस में हमसे क्या कहा गया सर? बॉन्ड्स के केस में हमसे कहा गया 4% कन्वर्टेबल बॉन्ड थे, ₹5 million each bond is convertible in year 10 into ordinary shares at the rate of 40 new shares at every ₹100 of bonds। हमने कहा चल भाई आज कन्वर्ट होंगे तो क्या होंगे, 4% थे, 5 मिलियन का इनके ऊपर 5 मिलियन के बॉन्ड्स थे, 4%, और टैक्स रेट कितना है 30%। ऐसा ही है सर। तो हमने कहा अगर हम इनका न्यूमरेटर का इम्पैक्ट निकालें, 5 मिलियन का 4% इंटरेस्ट हमारा बच जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट करूंगा 70%। सर ये क्यों करेंगे? हमने कहा टैक्स बेनिफिट के बाद नेट, क्योंकि इंटरेस्ट होता है तो उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट कितना 1,40,000। और हमें कहा गया इनकी वजह से शेयर्स कितने आएंगे भाई, हर 100 रुपए के बॉन्ड के बदले में शेयर कितने मिलेंगे चंदा? हमें कहा गया कि हर 100 रुपए के बॉन्ड्स के बदले में हमने कहा 40 नए शेयर्स मिलेंगे। तो बॉन्ड्स थे कितने हमारे पास 5 मिलियन। 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40 2 मिलियन। हमने कहा सर 2 मिलियन शेयर्स आ गए, ईपीएस निकाल लो कितनी आ गई। हमने कहा सर 0.07। तीसरी चीज क्या थी सर हमारे पास? तीसरी चीज क्या थी? हमने कहा सर तीसरी चीज थी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे कितने वाले? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कह रहा है कि आपके पास हमारे पास सर कितने वाले शेयर्स थे? 1 लाख जो है प्रेफरेंस शेयर्स थे, 7% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स थे 10 रुपए वाले, तो 1 लाख इंटू 10 कितना हो गया 1 मिलियन, है ना सर? तो हमने कहा 1 मिलियन के प्रेफरेंस शेयर्स थे, उनके ऊपर इंटरेस्ट कितना था 7%। कितना था 7%। 1 मिलियन कैसा है? 1 लाख शेयर्स थे 10 रुपए वाले, उसका 7%। मैंने कहा इसके ऊपर टैक्स बेनिफिट नहीं लेंगे, टैक्स वाला इसको इंटरेस्ट नहीं मानता, वो कहता है ये डिविडेंड ही और डिविडेंड रिटेन अर्निंग से जाता है। तो कितना हो गया 70,000। और हमने कहा सर इनका डिनोमिनेटर का इम्पैक्ट कितना है? क्या कह रहा था कि एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में 20 प्रेफरेंस शेयर के बदले में एक शेयर होगा, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 कितना हो गया आपका 5,000। तो भैया इसकी ईपीएस कितनी है 14। सही है सर 14 आ गई सर। तो हमने कहा इसका रैंक 1, हम लीस्ट से मोस्ट की तरफ जाते हैं, सबसे कम इसमें तो हमने कहा ईपीएस गिरेगी, फिर 2 और फिर 3। सर हमें यहीं पर देख के अंदाजा होना चाहिए ये जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है ये क्या हो गए एंटी डाइल्यूटिव हो गए, क्योंकि इनकी ईपीएस कितनी आ रही है इंडिविजुअल 14। तो याद रखो जहां ईपीएस बेसिक ईपीएस से आइसोलेशन में बढ़ जाए ना, तो इसका मतलब क्या है एंटी डाइल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं। आए सर हम डायरेक्टली पे आते हैं। सबसे पहले हमने कहा ऑप्शंस का इम्पैक्ट लेंगे। ऑप्शंस की वजह से अर्निंग में कोई इजाफा नहीं, शेयर्स बढ़ गए 1.5 लाख। तो हमने कहा भैया ऑप्शंस के बाद ईपीएस कितनी है 15 डिवाइडेड बाय 5150,000। तो मेरा बच्चा ईपीएस कितनी होगा जल्दी बता दो 2.91। हमने कहा सर ईपीएस हो गई 2.91। आर भी क्लियर? फिर हमने कहा सर अगली चीज बॉन्ड्स। जब बॉन्ड्स के ऊपर हम आए तो बॉन्ड्स की वजह से इंटरेस्ट सेविंग कितनी होगी 1,40,000। ऐसा ही है सर। और शेयर्स कितने बढ़ेंगे 2 मिलियन।
तो हमने कहा बॉन्ड्स के बाद ईपीएस कितनी हो गई 15140000, वेटेड एवरेज शेयर हो गए 7150000, तो ईपीएस कितनी है 2.11। अवाम क्या आप हमारे साथ हैं? चले सर बढ़े आगे। सर हम आ गए तीसरी चीज, आखिरी चीज क्या थी प्रेफरेंस शेयर्स। सर वैसे प्रैक्टिकली एक बात बताऊं, पेपर में तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। मुझे पता है इसके बाद जो है ना 3 से 2.9 बने 2.1 में गिर रही है, इसके बाद बढ़ जाएगी। तो हमने कहा सिर्फ समझाने के लिए करना हो, प्रेफरेंस शेयर्स की वजह से यहाँ पर कितना बूस्ट आया 70,000, लेकिन हमने कहा सर यहाँ पर कितने शेयर्स आ गए 5,000। तो हमने कहा इसके बाद यहाँ पर हो गया 1521000, ये हो गया 715500। सर ईपीएस कितनी आ गई 2.12। तो हमने कहा सर इसका मतलब क्या है, ईपीएस कम होती भी बढ़ गई है ना सर। अगर कम होते होते ईपीएस बढ़ जाए तो ये जो शेयर्स हैं ये कन्वर्टेबल नॉन क्या है एंटी डाइल्यूटिव। भैया इसको नहीं लो, आप अपना आंसर यहीं तक लिखो, ये आपकी डाइल्यूटिव ईपीएस होगी। क्या हम क्लियर है बच्चों? तो लिख दो सीसी। चले मेरा बच्चा, पेपर में एंटी डाइल्यूटेड शो नहीं करना होगा, वर्किंग में आप कर दें, लेकिन सर इस वर्किंग में आपको अंदाजा हो जाएगा तो आप ना करें। आप टेस्टिंग ऑफ डाइल्यूशन में शो कर दें, लेकिन फाइनल वर्किंग में ना करें। जो मैंने 2.12 शो किया है वो आपको अंदाजा हो जाएगा, वहीं पे लिख दें कि भाई ये एंटी डाइल्यूटिव है। एज सिंपल इज दैट। कर लिया कॉपी, बढ़े आगे। टू 2.11 हमारी डाइल्यूटेड ईपीएस है। 2.11 is diluted EPS। ये अब तक ऐसा हुआ है, हो सकता है कभी चौथी पांचवी, मतलब एंटी डाइल्यूटिव सबसे एंड में ही आएगी, टेंशन ना ले। नहीं मतलब रैंकिंग वाइज हो सकता है इस वर्किंग में कहीं भी हम रैंकिंग करें, लेकिन जो सबसे एंड में ही हम ऐड करेंगे जिसकी ईपीएस कम हो रही होगी, फिर वो एकदम से ईपीएस को बढ़ा देगा। तो सर इस सवाल को कर लिया कॉपी तो लिख दो यस सर, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, एक और सवाल आपको कराऊंगा मेरा बच्चा। सर लेकिन जरूरी, अच्छा कॉपी कर लें, जल्दी कॉपी करो भाई, जल्दी कॉपी करो। क्या करेगा जान के, मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब पे जो है ना, अवैध ने मुझे कहा कि सर अनाउंस कर दें कि बच्चे जो है वो कम से कम फॉर्म फिल कर दें। नहीं वैसे केनेस का जो पोर्टल है ना नया, वो एक्चुअल में पीछे यूट्यूब है। नहीं नहीं, केनेस का जो पोर्टल है ना, वो अब जो दूसरा बनाया ना वो एक्चुअल में पीछे यूट्यूब ही है। असल में उस पोर्टल में ना, वो पोर्टल जो है ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त का है, जो इस वक्त सवाब सब यूज कर रहे हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त का है। उनका नाम है सर हमजा अब्दुल हक, जो कि SBR भी पढ़ाते थे सीए का किसी जमाने में। अब उन्होंने बोला यार टीचिंग में पैसा नहीं है, और अब वो माशाल्लाह उनका सॉफ्टवेयर हाउस है। तो इस वक्त पूरा शहर उनका पोर्टल यूज कर रहा है, सही है। इवन मैं भी अगर टैक्स पढ़ाता हूँ प्राइवेट, तो मैं भी उसी के पोर्टल यूज करूँगी। सर उनके पोर्टल में एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वहां पर 500 MB से कम की वीडियो आनी चाहिए। जब आप कैमरे से बनाते हैं ना, तो वो आपकी वीडियो
कोई भी कैमरा, अच्छा कैमरा अगर होगा ना, वो आपकी वीडियो जाती है 900 MB, अगर 1.5 घंटे की क्लास है तो 900 MB 1 GB। तो होता ये था कि वो जब वीडियो को कंप्रेस करना पड़ता था तो क्वालिटी डिस्टॉर्ट हो जाती थी। तो अब केएनएस ने ये किया है कि केएनएस का जो अपना पोर्टल है वो पीछे यूट्यूब भी है, स्टूडेंट को पता नहीं चलता है, पीछे यूट्यूब भी स्टूडेंट को पता नहीं चलता है। तो वो बच्चा जाता है, उसको लगता है कि मैं पोर्टल पे वीडियो दे रहा हूँ, लेकिन पीछे उससे यूट्यूब पे फायदा ये होता है क्वालिटी खराब नहीं होती। दूसरा यूट्यूब पे फायदा ये होता है कि अपलोडिंग बहुत तेज हो जाती है। तो सर, तो ये इनका पोर्टल है। चले जी, तो अब सर ईपीएस के बाद के जो लेक्चर्स होंगे वो सारे इंशाल्लाह पोर्टल पे होंगे, सही है। अभी बताते हैं, अभी पहले सवाल। सर इस सवाल को कर लिया कॉपी आपने मेरा बच्चा, तो मैं इसका लर्निंग आउटकम लिखवा दूं। फिर सर पास्ट पेपर के पहले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। इस सवाल को अगर आपने कर लिया तो मैं इसका लर्निंग आउटकम आपको लिखवाऊंगा। चले मेरा बच्चा, इसका लर्निंग आउटकम लिखें। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स convertible preference shares are redeemable preference shares, are redeemable preference shares। ये लर्निंग आउटकम नंबर 1 था। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का जहां जहां लिखा होगा वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। लर्निंग आउटकम नंबर 2 लिखें, लर्निंग आउटकम नंबर 2 लिखें। टैक्स अथॉरिटीज, टैक्स अथॉरिटीज do not distinguish between redeemable and irredeemable preference shares, do not distinguish between redeemable and irredeemable preference shares. Hence no tax benefit, hence no tax benefit on interest of redeemable preference shares, of redeemable preference shares। चलिए सर, आज की क्लास के हम इफेक्टिवली आखिरी सवाल, लेकिन इसके अंदर हमने कहा सर हमें बहुत सारी चीजें शायद सीखने को भी मिलेंगी। तो अब आ रहे हैं सर पेज नंबर, हैंड आउट के पेज नंबर 9 पे। भाई दूसरा लर्निंग आउटकम रिपीट कर दें, क्या पढ़ा हमने दूसरा लर्निंग आउटकम? Tax authorities do not distinguish between redeemable and irredeemable preference shares, hence no tax benefit on interest on redeemable preference shares। क्वेश्चन नंबर 42 समर 2008 का सवाल है, जून 2008 का। सोचे उस टाइम पे आप कहां थे जून 2008 में? जून 2008 में कौन सी क्लास में थे? 3 में थे। चलिए सर, अगर जून 2008 में आप लोग क्लास 3 में थे तो उस टाइम पे अच्छा, मैं एक चीज याद रखना, FAR2 में कहीं कहीं हम बहुत शायद 2003 2 3 4 के सवाल पे भी चले जाते थे। मैं FAR में इतने पुराने सवाल पे नहीं जाऊंगा। क्यों सर? अगर मैं FAR पे इतने पुराने सवाल पे चले गया तो आप लोगों का एहसास महरूम ही होगा। आप बोलेंगे यार ये क्या चाहिए था उस जमाने में। सही है सर, क्योंकि आपको लगेगा सवाल यूं खत्म हो रहा है और नंबर दे रहा है 20। और आजकल FAR के आपने खास तौर पे जो मिड का पेज है 16 17 18, उसके आप सवाल देखेंगे, आप बोलेंगे यार ये क्या सवाल दे रहा है। मतलब एक सवाल 1.5 घंटे में होगा, उसके मार्क्स होंगे 18, और जो भी आप सवाल कर रहे हैं उसके मार्क्स भी थे 18। लेकिन ये आया था जून 2008 की अटेम्प्ट में। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे हैंडआउट का, CFEP1 का पास्ट पेपर था, समर 2008 का। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्वायरमेंट नंबर ए आपने पूरी करनी है, कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। शुरू हो जाए सर। 18 नंबर का सवाल था। आज के जमाने में अगर ये सवाल आया तो ये आएगा 8 नंबर का। सही है, 8 नंबर का आएगा।
तो 8 नंबर के लिए इस अब आप लोगों के पास 8 मिनट है। जो पिछला सवाल हमने किया तकरीबन उसके जैसा ही। 8 नंबर का सवाल, 8 नंबर का सवाल मेरा बच्चा, सर खुद से करना है, गलती से नहीं डरना। चले सर खुद से। अब तो हाथ सेट हो जाना चाहिए इतना।
सारे टैली जुड़े हुए हैं, कोई वो भी है? कितनी है ईपीएस भाई? चले भाई, आंसर कहां तक पहुंचा? ऑप्शंस हमेशा क्या होंगे सर? मोस्ट डाइल्यूटिव। चले भाई, आंसर आया मेरा बच्चा? नहीं, इसका डिस्क्लोजर भी है, लेकिन वो भी तुम लोग दोगे, तुम लोग बोलोगे अबे यार सर। सही, 2008 की बात है, जब तुम लोग तीसरी क्लास में थे। जो जो तुम लोग बड़े होते जा रहे हो जिंदगी में चीजें हम इसके रिसेंट सवाल भी करेंगे और आप बोलेंगे सर ये उस जमाने की बात है। सर आपकी 2008 में समर 2008 मैंने सीए की जो पहली अटेम्प्ट दी थी ना, वो मार्च 2009 थी। तो जून 2008 में इंटरव्यू ना सीए में आने का सोच रहे, समझ रहे? कुछ इस किस्म के आसुरात थे सर, उस टाइम पे थे। मेरी जो है सर चले, तो हमने कहा लेकिन आप लोग जीते बच्चे, आपके लिए क्या सर? सवाल आपके सामने। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्न्ड बाय AAC लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007 अमाउंटेड टू रुपीस 127.83 मिलियन। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर 185.22। डिटेल्स ऑफ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स एज एट दिसंबर 31 2007 आर एस company has issued debentures which are convertible into 3 million ordinary shares. The debentures holders can exercise the option on 31 December 2009. If the debentures are not converted into ordinary shares, they shall be redeemed on 31 December 2009. Interest on the debentures for the year 2007 amounted to 7.5 million. ठीक है जी। फिर कह रहा है प्रेफरेंस शेयर्स इशूड इन 2004 are convertible into 4 million ordinary shares at the option of preference shareholders. Conversion option is exercisable on December 31, 2010. The dividend paid on the preference shares during the year 2007 amounted to 2.45. सही है सर। फिर हमें कह रहा है कि सर हमारे पास the company has issued options during the carrying the right to acquire 1.5 million ordinary shares of the company on or after 31 December 2007 at a strike price of strike price मतलब exercise price का दूसरा नाम है 9.9 per share during the year 2007. Average market price of the shares was ₹11 per share. Company is subject to income tax at कितनी आ रही है भाई EPS? अली इधर
1.4। चले मेरा बच्चा, सबकी तवज्जो बोर्ड पे। सबसे पहला काम, सवाल कुछ भी हो हम सब क्या करेंगे सर, बेसिक ईपीएस, क्योंकि हमें पास कौन कराएगा, बेसिक ईपीएस। चले सर, हमने कहा बेसिक ईपीएस की वर्किंग पे आए। वेटेड एवरेज शेयर्स कितने, एग्जामिनर देखे उस टाइम पे कितना स्वीट था, बेसिक के अंदर शरारत ही नहीं करना, कोई भी शेयर इशू वेटेड एवरेज तुझे निकाल करके दे रहा है, 127.83 और 85.22, 127.83 और 85.22, ईपीएस कितनी आ गई, बेसिक 1.5 थी। चले सर, डाइल्यूटेड की वर्किंग पे आए। भाई ऑनलाइन वालों, आपकी तरफ से कोई जवाब, सर डाइल्यूटेड की वर्किंग पे आए। चले सर, हमने कहा आपके पास सबसे पहले हमारे ऑप्शंस को पढ़ रहा हूं मेरा बच्चा, मैं ऑप्शन के केस में वो शख्स हमसे चीख चीख के क्या कह रहा है, वो हमसे चीख चीख के सर कह रहा है, the company has issued options carrying the right to acquire 1.5 million ordinary shares of the company on or after 31 December 2007 at a strike price of 9.9 per share during the year 2007. The average market price of the shares was rupees 11 per share. कितनी थी भैया, 11 पर शेयर थी। तो हमने कहा नंबर ऑफ फ्री शेयर आपने निकाल देने हैं, कितने शेयर ऑप्शंस थे भैया, 1.5 मिलियन ना, 1.5 मिलियन, माइनस 1.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय एक्सरसाइज प्राइस कितनी थी, 9.9, स्ट्राइक प्राइस डिवाइडेड बाय 11, कितने है, 1.5 लाख, 1.5 लाख ना सर। तो हमने कहा न्यूटन में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये आ गया 1.5 लाख, ईपीएस के ऊपर नॉट एप्लीकेबल, मतलब हमने कहा इन्फिनिटी ईपीएस का इम्पैक्ट आएगा इसका, तो ये हमने कहा भाई। चले सर, अगली चीज क्या थी हमारे पास, सर अगली चीज थी प्रेफरेंस शेयर्स इशूड इन 2004 कन्वर्टेबल इनटू 4 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स एट द ऑप्शन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कन्वर्जन ऑन thus the dividend paid on the preference share during 2007 amounted to 2.45। तो हमने कहा जी, बल्कि हम चले सर उल्टा चल के, तुमने प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर आए, डिविडेंड कितना पे किया गया, 2 और इनका ये कितने पे कन्वर्टेबल थे, 4 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर। सर इतना स्वीट हो गया, उसने ना डिविडेंड कंप्यूट करवाया, ना तो उसे ऑर्डिनरी शेयर्स कंप्यूट करवाया, इसने कहा चल भाई फ्री के मार्क्स निकल देगा। तो हमने कहा न्यूमरेटर में 2.45 का इम्पैक्ट आएगा, कोई इसके ऊपर इंटरेस्ट का बेनिफिट वगैरह नहीं होगा, 4 मिलियन, इसकी ईपीएस कितनी आई, पॉइंट, तो हमने कहा सर ये कितना हो गया, 2, अभी पता चलेगा ना बेटा, हमने कहा तीसरी चीज क्या है, लोन डिबेंचर्स। सर डिबेंचर्स कितने के मेरा चंदा, कंपनी इशूड डिबेंचर्स व्हिच आर कन्वर्टेबल इनटू 3 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, ये भी बता दिया, और वो अपना ऑप्शन 31 दिसंबर, द डिबेंचर्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर, दे शैल बी रिडीम, इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर्स फॉर द ईयर 2007 अमाउंटेड टू 7.5 मिलियन। तो हमने कहा सर डिबेंचर्स पे आए, 7.5 पूरा दूंगा सर, नेट ऑफ टैक्स 70%, 30%, कितना आ गया, 5.25, कितने मिलियन शेयर्स थे, तो कितना हो गया 1.75, आपने कहा 1, 2 और 3 आए सर। हमने कहा सबसे पहले आ जाते हैं ऑप्शंस तुम पे, ऑप्शंस आए, कोई इम्पैक्ट नहीं, यहाँ पर 0.15, क्योंकि अब हम मिलियन में जा रहे हैं तो आपने कहा मिलियंस में डाल देंगे भाई, 0.15 का इम्पैक्ट, तो ये 127.83 85.22 प्लस 0.15 85.37, ईपीएस 1.42,
मेरा बच्चा? फिर आ गया है, हमने कहा सर अगली चीज प्रेफरेंस शेयर्स, कितना इफेक्ट आया? 2.454 टोटल 130.28 EPS 1.457। सर अपरेंटली आप अपना सवाल यहाँ तक रोक सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ तक नजर आ गया कि ईपीएस गिरी अब बढ़ेगी, है ना सर? लेकिन आपने कहा कि डिवेंचर कितना आ गया? 18 मार्क्स तो जस्टिफाई करना है सर, कुछ तो बताना एग्जाम में। बोले भाई तो जो है सर अब ऐसा सवाल 8 नंबर का भी आ जाए तुम लोग नसीब था। क्यों सर? सीए में 92.37 ये कितना हो गया? 135। ईपीएस कितनी है? 1.4। हमने कहा चल भाई यहाँ पे रुक जाएंगे, ये हो जाएगी डाइल्यूट। चले सर यहाँ तक किसी को कोई भी इशू इसके नोट्स पे बना लें, या भी 18 मार्क्स से 2 पार्ट से बेटा तुम लोग समझते हो। पहले सीए लॉलीपॉप था, इसका दूसरा पार्ट है जो कि है डिस्क्लोजर। बताओ दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है? डिस्क्लोजर भी। अब इसका डिस्क्लोजर भी बहुत सिंपल है, मैं आपको इसकी पूरी प्रेजेंटेशन बताऊंगा कि किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। यहां तक किसी को कोई भी इशू तो भाई बता दो, नहीं तो लिख दो सीसी, सीसी लिख दो। चले सर बढ़ जाए आगे, यहां तक आप लोग क्लियर हैं तो बढ़ जाए आगे हम। चले सर अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और बड़े गौर से सुनना मेरा बच्चा। चले सर अब आगे बढ़े। इसका जो डिस्क्लोजर है ना, वो सिर्फ मैं आपको इसकी पूरी प्रेजेंटेशन बताता हूँ। आप कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं टेस्टिंग वाली वर्किंग को मिटा रहा हूँ, कॉपी तो नहीं करनी किसी को, आप सीधे बस में पढ़ जाएंगे आगे। मिटा दो। चले सर अब मैं आगे पॉइंट पे आता हूँ। सबकी तवज्जो बोर्ड पे भैया। हमने कहा जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो सवाल बस एक छोटी सी वो है, मैं आपको एंड में बताऊंगा। इसका सवाल दूसरी डायरेक्शन में भी जा सकता था, वो कैसे जाता वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सर हम आते हैं पहले अपने का इसका देखें, जब आप पीएनएल बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पूरा आपके पास आ जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है आपके पास कुछ भी फिगर। उसके बाद कंपनी लिखती है बेसिक ईपीएस और कंपनी लिखती है डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है सर? अच्छा बेसिक ईपीएस जो है वो कितनी आई हमारी? 1.5। डाइल्यूटेड कितनी आई? 45746। सही है सर? और कंपनी इसके आगे इसका लिख देती है नोट नंबर 40 और नोट नंबर 40। सही है सर? अगर कंपनी की डाइल्यूटेड ईपीएस है ही नहीं तो कंपनी में लिखती है बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, एक ही लाइन में उनको लिख देती है। सही है सर? ये आखिरी नोट होता है, शेयर होल्डर सबसे पहले जाता है और ये पर्चा देख लेता है। चलिए सर अब सुनिएगा, अब सुनिएगा और अब सबकी तवज्जो बोर्ड की तरफ होगी मेरा बच्चा। इसका जो डिस्क्लोजर होता है आपने नोट नंबर 40 पे जाएंगे, अगर तो उसमें लिखा होगा है
बेसिक ईपीएस, ठीक है सर। और फिर आप उसमें लिखेंगे, देखेंगे प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, सही है सर। अगर बेसिक में कोई शरारत होगी, किसी कोई प्रेफरेंस शेयर वगैरह का आपको माइनस करना होगा डिविडेंड, तो उसको आप माइनस करके बता देंगे नेट फिगर। अगर कोई शरारत नहीं है, डायरेक्ट है, तो आपने डायरेक्ट ये फिगर लिखी। कितनी आ गई भाई? 127.83, ठीक है सर। फिर आपने कहा अच्छा, फिर हमने कहा वेटेड एवरेज शेयर्स, जो कि निकलेंगे कितने हैं? 85.22। तो सर फिर आपके पास जो अगली फिगर आएगी वो आएगी बेसिक ईपीएस। कितनी आपकी? 1.5। ये आपका हो गया बेसिक ईपीएस का। फिर आएंगे आप डाइल्यूटेड ईपीएस पे 40.1। यहां पर आप लिखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। कितना आ गया था भैया? एडजस्टेड कौन सा उठाएंगे? हमने कहा 130.28। फिर हमने कहा वेटेड एवरेज शेयर्स कितने? 89.37। सॉरी, एडजस्टेड वेटेड एवरेज, एडजस्टेड वेटेड एवरेज शेयर्स। और हमने कहा डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस कितनी आ गई सर? ये आपका हो गया नॉर्मल नोट। यहां तक कॉपी करें, इसके बाद हम कुछ चीजें लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हम कुछ चीजें लिखेंगे, इसकी एक 1 लाइन डिस्क्रिप्शन होगी। उसामा निसार और अपना अब्दुल गफ्फार, डिविडेंड के केस में हमने कहा कन्वर्टेबल समझ के हमने इसको लिया है रिडीमेबल के उसमें, सही है सर। तो इसीलिए हमने डिविडेंड का इंपैक्ट लिया है भाई। यही सवाल पूछना चाह रहे हो सर? अभी इस सवाल की मैं आपको एक दूसरी राह भी दिखाऊंगा, फिर वो आपका होमवर्क होगी। ये कॉपी करें सर, फिर हम आएंगे। कर लिया है कॉपी? कर लिया मेरा बच्चा कॉपी सबने ये नोट? जल्दी कॉपी कर ले भाई।
चले सर, अब आप लोग एक काम ये करेंगे, आईएएस कहता है बेसिक बता दो, डाइल्यूटेड बता दो, आपने कहा बता दिया। और क्या करें, आईएएस कहता है फिर एक छोटा सा और हेडिंग डालो, मतलब नोट की 40.2 और जो एंटी डाइल्यूटिव इम्पैक्ट है ना उसके बारे में डिस्कस कर दो। सही है, 40.2 पे डालो हेडिंग और लिखो company also have an issue convertible debentures but their impact is anti-dilutive hence they are ignored in the computation of diluted EPS। ठीक है सर, तो ये आपने बताना है कि जो एंटी डाइल्यूटिव अनासिर है। सर अब एक आखिरी चीज डिस्कस करना चाहूंगा हैंडआउट से। सर प्रेफरेंस शेयर्स में जो है ना, इसमें शुरू से एक खड्डा है। सर प्रेफरेंस शेयर्स अगर कोई कंपनी इशू करती है ना, तो उसके केस में कंफर्म होता है कि रिडीमेबल है, इररिडीमेबल है। सवाल की वर्डिंग से हमने कहा हमेशा से एक खड्डा रहा हुआ है। सर सुनिएगा, इधर आए। हमने कहा सर सवाल की वर्डिंग से एक फड्डा रहा है कि हम इसको रिडीमेबल लें या इनरिडीमेबल लें। तो आए सर, अब मैं आपको पिछले सवाल की वर्डिंग्स पर भी लेकर जाऊंगा और इस सवाल की वर्डिंग्स पर भी लेकर जाऊंगा। पिछले सवाल जो हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 39। मेरा बच्चा, बस क्लास ऑफ हो रही है, मुझे पता है आपको जाने की जल्दी है मेरा बच्चा, वैसे जवाब देना नहीं, ऑफ फौरन चिल्लाना है। 1,07% convertible preference shares of ₹10 each. Each preference share is convertible in year 9 into ordinary shares at the rate of 1 ordinary share for every 20 preference shares. सर सुनिएगा, हमने कहा आईएएस कहता है, आईएएस तो इसके बारे में कुछ खास नहीं कहता। आईएएस कहता मतलब ये है कि अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो आपके पास हो, कन्वर्जन का ऑप्शन सामने वाली पार्टी के पास ना हो। भाई आपने कहा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हम आपको दे रहे हैं, और वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का सीन ये होगा कि 5 साल के बाद जो है ना आपको कन्वर्ट हो ही जाएंगे। ये किसमें? ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर। ऑप्शन आपके पास सामने वाली पार्टी के पास अगर नहीं है सर, तो फिर हम कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को अज्यूम करेंगे रिडीमेबल। लेकिन अगर आप सामने वाली पार्टी को ऑप्शन दे रहे हो ना, तो तुम चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो और चाहो तो यूं ही चलाते रहो, तो उसको फिर आप इररिडीमेबल देंगे। सर ये तो पिछला सवाल हमने किया है ना, इसको मैंने आपको करवाया इसलिए कि मैंने कहा आपकी एक लैब बनी हुई थी, हमने इसको सॉल्व किया है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीमेबल समझने के। अब आपका होमवर्क पता है क्या है? आपको इस सवाल को घर से सॉल्व करना है, कन्वर्टेबल शेयर प्रेफरेंस शेयर्स को इररिडीमेबल करते हुए। जब आप इररिडीमेबल अज्यूम करेंगे तो मुझे बताओ सवाल पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं सर, इररिडीमेबल का सवाल पे क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी बता दो। सर बेसिक की कैलकुलेशन में उसको माइनस करोगे उनका डिविडेंड, और डाइल्यूटेड में नहीं करोगे। बेसिक में माइनस करोगे, डाइल्यूटेड में नहीं करोगे। जब कन्वर्टेबल वाला ऑप्शन होगा ना सर, तो बेसिक की 127 में से तुम माइनस कर दोगे 2 पॉइंट, उसको जब तुम इररिडीमेबल कंसीडर करोगे 2.45। ठीक है सर, और जब डाइल्यूटेड में आओगे तो उसको माइनस नहीं करोगे। तो सर ये वाला जब तुम गेम इम्पैक्ट देखोगे तो तुम्हारी बेसिक ईपीएस भी हिलेगी और डाइल्यूटेड भी चेंज होगी थोड़ी सी। ये आपका होमवर्क है, और सर अगली क्लास में हम जाएंगे स्टैंडर्ड की तरफ, और अब हम सर पास पेपर्स के सवालात आएंगे। और अब तक है ना हल्के फुल्के के पास अब सर जो पास पेपर्स के सवालात है ना, सबका लेवल बढ़ता जाएगा। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट सर, कल क्लास नहीं होगी। सर कल क्लास क्यों नहीं होगी? सर खलील की कल क्लास है इंशाल्लाह। सही है सर।
फिर हमने कहा सर कब क्लास होगी सर, हफ्ते को इंशाल्लाह, हफ्ते को क्लास थोड़ी सी लंबी रखूंगा, 6:30 से रखूंगा, सही है, हफ्ते वाला दिन तो वापस करने को वैसे भी कुछ नहीं होगा। और सर फिर इसके बाद जो है ना मैं टाइम टेबल को थोड़ा मैनेज करूंगा, सही है सर। तो कल सर खलील की क्लास है, हफ्ते को अब हमारी क्लास होगी शाम में सर, और हफ्ते को हम इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। अब हमारा, क्योंकि मैंने कहा ना शायद अगले 2 हफ्ते, ये हफ्ता और अगला हफ्ता शायद मैं 2 क्लासें आज देख सकते हो अगले, उसके बाद सर 4 क्लासें शुरू हो जाएंगी हमारी, सही है इंशाल्लाह। और फिर आप ये समझें अगला टॉपिक सर कौन सा होगा, क्योंकि सर आप समझेंगे इंशाल्लाह इसके जब पास पेपर्स पाएंगे तो 3 से 4 क्लासों में इसके पास पेपर्स, 4 से बस 4 क्लासों में इसके पास पेपर्स खत्म है, और सर अगला टॉपिक होगा वो आपको बाद में बताएंगे। लीजेस, लीजेस पढ़ा देंगे या सोचेंगे आपको IFRS 9 सोच रहा हूँ, क्योंकि IFRS 9 यहाँ पे ना बहुत सारी पोर्टल के लिए आप फॉर्म फिल कर दें तो इंशाल्लाह आपको एक्सेस मिलेगा। तो मेरा बच्चा आज की क्लास यहीं तक। डायल्यूटेड के अंदर हमने पास पेपर्स के ऊपर आए, कंटीजेंट इश्यूएबल शेयर्स को हमने समझा कि सर कंटीजेंट इश्यूएबल शेयर्स 3 तरह के होंगे, क्यूमुलेटिव अर्निंग्स, सही है, उसमें क्यूमुलेटिव टारगेट, और हमने कहा दूसरा मार्केट बेस्ड, उसमें 2 केसेस, टारगेट प्राइस वाला या एवरेज टारगेट प्राइस, अगर ईयर एंड पे अचीव किए तो इशू कर दो, और अगर एवरेज वाला केस है तो आपने देखना ईयर एंड पे एवरेज वाला टारगेट अचीव हो गया तो वो कर दो। अदर कंडीशन हो सकती है, रिटर्न ऑफ की मैंने एग्जांपल दी। इस तरीके से कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स हमने देख लिए सर। फिर हमने सवालात देखे, हमने देखा ऑप्शंस भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी, उसको आपको क्या करना है, फिर आपको ऐड में बताएगा जब कन्वर्जन ऑप्शन सामने वाली पार्टी के पास नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स के केस में, तो उसको आपको रिडीमेबल कंप्यूट करना है, समझना है, और अगर सामने वाली पार्टी के पास है तो आप इररिडीमेबल समझ के आप करेंगे सवाल। तो अगला सवाल, ये जो सवाल था इसको आपने इररिडीमेबल समझ के करना है। अगली क्लास से खतरनाक वाले पास पेपर जो हफ्ते वाली क्लास में हम घुमाएंगे स्टैंडर्ड, समझेंगे सर स्टैंडर्ड की जबान क्या है, किस तरीके से सर स्टैंडर्ड की जबान समझना भी एक आर्ट है। आप लोग जब प्रैक्टिकल लाइफ में होंगे तो टीचर की सर आसान की समरी आपके पास नहीं होगी, आपको फॉर्म में कहा जाएगा सर बड़ा स्टैंडर्ड पकड़ा है, इसमें से ये चीज निकाल के चलेगा, और मैं देखता हूँ लड़के स्टैंडर्ड से चीजें निकाल नहीं सकते। सीए फाइनल लेवल पे अब तुम्हें स्टैंडर्ड में पता हो कौन सी बात कहाँ लिखी है। सर सॉफ्ट कॉपी मैं आपको दे दूंगा, हार्ड कॉपी आपने खुद परचेज करनी है, अभी नहीं 3-4 महीने के बाद। तो सर आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अगली क्लास हफ्ते को 6:30